नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय माँ श्वेतांबरी। मैं इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परमपिता परमेश्वर और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी श्रेष्ठ प्रतिभागी, तैयारी करने वाले, मनोबल सिद्ध व्यक्तित्व को एक अच्छी सफलता मिले और आप अपने निहित उद्देश्यों में कामयाब हो। प्रिय छात्रों, कल वाले वीडियो में हमने आपसे एक बातें साझा की थी और उस बात में साझा की थी हमने राज्यसभा के गठन। उसमें दो चीज़ें आपकी लास्ट में बच गई थी, पहले वो समझा दूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा CAG के बारे में या केक के बारे में। 312 के अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय जो सेवाएं, उन अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया है। किसका सर्जन है? अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन जो है वो राज्यसभा करेगी। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन 312 में राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। 309 के अनुच्छेद में संसद अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है या करेगी, उसके पास अधिकार होंगे, इस बात का उल्लेख है। 310 में संसद अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है। वो अखिल भारतीय सेवाओं के जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, ये दूसरी बात। 311 का अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारी कार्यों को राष्ट्रपति के अधीनस्थों का मतलब जो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, अधीनस्थों द्वारा नहीं हटाया जाएगा। ये बात अति महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन केवल राज्यसभा करेगी। 309 में इन सेवाओं के सर्जन का अधिकार संसद को, और संसद में भी किसको? राज्यसभा। 310 में ये जो सर्जन करेगी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसके पदाधिकारी पद पर रहेंगे। और 311 अखिल भारतीय सेवाओं को राष्ट्रपति के अधीनस्थ वाले अधिकारी नहीं हटा पाएंगे। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 और 360 ये तीन कौन सी शक्ति हैं भाई? आपातकालीन शक्ति। ये कौन सी शक्ति है? आपातकालीन शक्ति। 352 को एक माह, ये 2 माह और ये 2 माह में किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? संसद। अगर उस समय लोकसभा भंग है तो उस समय यही स्वीकृति कौन देगी? राज्यसभा देगी। कौन देगी? राज्यसभा। कैसी स्थिति में? उस समय क्या है? लोकसभा भंग है। अब 4 ऐतिहासिक चीजें सुनो। राज्यसभा के सदस्य की योग्यता वही योग्यताएं जो लोकसभा की है, सिर्फ उम्र वाला बिंदु चेंज है। उम्र 30 वर्ष है, वहां 25 वर्ष है। एक बात, राज्यसभा के एक सदस्य का चयन 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है, लेकिन बढ़ोतरी पर इसे 20 लाख कर दिया गया है। 1971 की जनगणना के अनुसार यह सदस्य संख्या निर्धारित है, लेकिन 84वां संवैधानिक संशोधन 2002 के मुताबिक इन सदस्य संख्या में 2026 तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और 2026 तक इसके निर्वाचन का आधार 71वीं जनगणना ही होगी। 1971 वाली जनगणना ही इसका आधार होगी। ये राज्यसभा के गठन की बातें थी। अब मैं इस पर आपको एक और तथ्य आपको बहुत ही बढ़िया बताऊं, और उस तथ्य के बारे में जो चीजें आपको बतानी हैं वो है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, CAG। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बड़े ध्यान से बताऊं, से आप देखिए।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको आप क्या कहेंगे, सीजीए के नाम से आप इसको क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। सीजीए नहीं सीएजी के नाम से, केंद्र के नाम से। सी का मतलब यहां पर होगा कंट्रोलर, ए का मतलब यहां पर होगा अकाउंटिंग, और जी का मतलब होगा गवर्नर। ये चीजें होंगी, और ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखो, भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, और भारतीय लोकतंत्र की श्रेष्ठता के लिए और सफलता के लिए लोकतंत्र के 4 स्तंभ संसद ने बनाए, और संसद ने जो 4 स्तंभ बनाए, वो संसद का पहला स्तंभ जो है वो कौन सा है, न्यायपालिका। दूसरा कौन सा है, चुनाव आयोग। तीसरा कौन सा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और चौथा कौन सा है इसके अंतर्गत, वो चौथे रूप से शामिल होता है, उसको आप कहते हैं यूपीएससी। यूपीएससी कहते हो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। यह अनुच्छेद 315 में है, यह अनुच्छेद 148 टू 151 है, ये 324 के अंतर्गत है, और ये 124 के अनुच्छेद में इनका उपयोग। आपका प्रिय छात्रों, अजीज मित्रों, मुख्य टॉपिक आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कौन सा टॉपिक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और भारतीय जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के 4 स्तंभ संसद ने तय किए हैं। पहला स्तंभ कौन सा है, न्यायपालिका। दूसरा कौन सा है, चुनाव आयोग। तीसरा कौन सा, नियंत्रक महालेखा। और चौथा यूपीएससी जो है वो एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आती है। हम यहाँ जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अंग्रेजी में सीएजी कहते हैं, केग कहते हैं। ये सीएजी में सी का मतलब होता है कंट्रोलर, ए का मतलब होता है अकाउंटिंग, और जी का मतलब होता है गवर्नर। कंट्रोलर, अकाउंटिंग, गवर्नर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151 तक भारतीय संविधान में इनके व्यवहारिक तथ्य हैं, उनका उल्लेख किया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, एक एक शब्द देखना आप इसकी। सबसे पहले आप इसकी क्या है, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति का प्रावधान 148 के अनुच्छेद। ठीक, एक बात 148 नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति 148 में होगी, और 148 में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब जब 148 में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो वो सविवेक से करता है या नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से परामर्श करता है। किससे परामर्श करता है, मंत्री परिषद से परामर्श करता है, प्रधानमंत्री से परामर्श करता है। और जब मंत्री परिषद से परामर्श करता है तो कहा जाता है कि यह प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है, ये प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन है। क्यों है भाई उल्लंघन, क्यों, ध्यान से सुनिए। केग का काम क्या है, कंट्रोलर है। ये संसद के द्वारा जो निधि बनाई जाती है वे के लिए, और जो खर्चे होते हैं उनका लेखा जोखा तैयार करना नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम है। संसद द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए गए संपूर्ण खर्चे और स्वीकृत की गई राशि का लेखा जोखा और जांच रखने का काम है, वो किसका होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति 148 में होती है राष्ट्रपति, लेकिन
ये सहविवेक से नियुक्ति नहीं करता है, बल्कि ये परामर्श लेता है किसे? मंत्रिपरिषद से। अब मंत्रिपरिषद का परामर्श के कारण ये प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जिसकी जांच के लिए, जिनकी योजनाओं की समीक्षा के लिए, जिनके खर्चों के लेखे जोखे के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, और वो स्वयं ही उसकी नियुक्ति में परामर्श दे रहा है, इसलिए वो उसका प्राकृतिक अधिकार का उसको क्या माना जाता है? उल्लंघन माना जाता है, या प्राकृतिक अधिकार जो है उसके उल्लंघन के रूप से इसको कहा जाता है। लेकिन ये गलत माना गया। तो कुछ विद्वानों ने ये कहा कि इसकी जो नियुक्ति है वो किससे होनी चाहिए? कॉलेजियम सिस्टम से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? कॉलेजियम सिस्टम से होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब यह है कि कुछ सदस्य उसमें हो, प्रधानमंत्री हो, एक मंत्रिपरिषद का वरिष्ठ हो, एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, 2 अन्य न्यायाधीश उसके अंतर्गत हो, एक व्यवस्था बननी चाहिए, फिर नियुक्ति हो। और ये परामर्श किसने दिया? भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी। किसने दिया? लालकृष्ण आडवाणी ने दिया। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने परामर्श दिया कि ये प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जानी चाहिए? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा इसकी नियुक्ति होनी चाहिए, और ये तभी क्या हो पाएगा? संभव हो पाएगा। फिर नियुक्ति का तीसरा प्रावधान देखिए, राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति वारंट अधिपत्र द्वारा करता है। राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति वारंट या अधिपत्र द्वारा करता है। यानी राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति वारंट या अधिपत्र के द्वारा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वारंट और अधिपत्र से राष्ट्रपति कौन कौन सी नियुक्ति करता है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, गवर्नर, राज्यपालों की नियुक्ति, गवर्नर या राज्यपालों की नियुक्ति, और सीएजी यानी कंट्रोल अकाउंटेंट, जो अकाउंटिंग जनरल जो है उसकी नियुक्ति भी वारंट के द्वारा। बाकी राष्ट्रपति किसी की नियुक्ति करता वो वारंट द्वारा नहीं है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति के वारंट या अधिपत्र द्वारा निम्न में से कौन नियुक्त नहीं होता है, कौन नियुक्त होता है? तो ऐसी स्थिति में सभी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों के न्यायाधीश, राज्यपाल और सीएजी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो वारंट अधिपत्र के द्वारा राष्ट्रपति की सूचना के द्वारा नियुक्ति में की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो शपथ दिलाई जाती है वो शपथ अनुसूची 3 के तहत सभी शपथें अनुसूची 3 में आती है। सिर्फ राष्ट्रपति की शपथ 60 में और गुणेत्र में उपराष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं आती। अनुसूची 3 में सभी शपथ आती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ 60 के अनुच्छेद में और गुणेत्र के अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ है वो इस 3 की अनुसूची में शामिल नहीं होती है। ये बात आपको लिखना के तहत राष्ट्रपति इसे शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो इसको शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अनुसूची 3 के तहत इसको शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल कितना होता है इसका? कार्यकाल 6 वर्ष है। एक तो ये शर्त है, या 65 वर्ष, जो भी पहले होती है उससे ही पूरा इसका कार्यकाल हो जाता है। मान लो किसी सीएजी की नियुक्ति 65 वर्ष की उम्र में हुई है, 62 वर्ष की उम्र में हुई, तो 2 साल 3 साल बचे, 64 में हुई तो 1 साल बचा। तो कहने का मतलब या तो 65 वर्ष पूरी हो जाए या 6 वर्ष पूरी हो जाए, इसके दौरान यानी कि सीएजी का कार्यकाल होता है वो पूरा होता है। तीसरी चीज होती है योग्यता, यानी सुप्रीम कोर्ट
के न्यायाधीशों की, जो वरिष्ठ और मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की योग्यता 124 भाग 4, अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 124 भाग 4 है। तो अनुच्छेद 124 भाग 4 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता है, वही योग्यता नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की है। वही योग्यता किसकी है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की है। जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो योग्यता है आर्टिकल 124 भाग 4 में, वही योग्यता नियंत्रक महालेखा परीक्षक की योग्यता होगी, जो एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो योग्यताएं दी जाती है। एक बात और आती है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के बाद किसी लाभ पद पर नहीं जा सकता। सेवानिवृत्ति के बाद, निवृत्ति के बाद राज्य व केंद्र सरकार के लाभ पद पर नहीं जा सकता। लाभ पद पर नहीं जा सकता। किसके बाद? सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी लाभ पद पर नहीं जा सकता। लेकिन एक बार इसके लिए विवाद हुआ था। टी.एन. चतुर्वेदी जो पूर्व सीएजी थे, उसको राज्यपाल बनाया गया था। टी.एन. चतुर्वेदी को सीएजी के बाद राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन जब इसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि ये लाभ पद पर, लेकिन ये कोई लाभ पद नहीं है, ये एक राजनीतिक और संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद पर ये चला गया। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, तो ये जो टी.एन. चतुर्वेदी मामला जो उठा था सीएजी वाला, ये इसलिए उठा था कि राज्यपाल नहीं बन सकते, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि एक संवैधानिक पद है, न कि किसी केंद्र और राज्य सरकार का लाभ पद है। तो इस तरीके से इसकी नियुक्ति को स्वीकृति दे दी गई थी। किसके द्वारा? नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है, उनके द्वारा इनको नियुक्ति दे दी गई थी। इनका जो वेतन है वो किस निधि से होता है? संचित निधि से होता है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आपकी संचित निधि है, जिसमें आपके टैक्स वगैरह वही जमा होते हैं। राष्ट्रपति का इस पर अधिकार होता है। और संचित निधि में भी किससे होता है? भारित व्यय के रूप में होता है। भारित व्यय के रूप में होता है। अब आपके सामने दो प्रश्न है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो पेमेंट होगा, उसकी तनख्वाह होगी, वो किससे जाएगी? संचित निधि से, अनुच्छेद 266। और इस संचित निधि पर अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति के अधीन होती है, राष्ट्रपति का अधिकार होता है। जितने भी टैक्स आपके हैं वो इसी निधि में जाते हैं। भारतीय, लेकिन पेमेंट किस में होगा? भारित व्यय। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भारित व्यय क्या होते हैं? वो व्यय जिसके पर संसद बहस कर सकती है, लेकिन उस पर किसी तरीके का मतदान नहीं होता है, किसी तरीके का निर्णय संसद नहीं करती है मतदान के माध्यम से, वो भारित व्यय होता है। तो भारित व्यय होता है जिस पर संसद बहस कर सकती है, लेकिन मतदान वह निर्णय का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। संसद ये कह सकती है कि उसको ज्यादा दिया जाता है, कम दिया जाता है, बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, लेकिन केवल बहस कर सकती है। ये तो आगे ही है। अगर ऐसे कोई वेतन भारत की निधि में जो मौजूद होते हैं, उस निधि में मौजूद है, उसको आप क्या कहेंगे? भारित व्यय के नाम से आप उसको क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। तो संचित निधि से इनका वेतन होता है 266, भारित व्यय के रूप में होगा। भारित व्यय होगा जिस पर संसद बहस कर सकती है, लेकिन मतदान के द्वारा उसके ऊपर कोई परिवर्तन यानी वो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में उसके कार्य, अनुच्छेद 149, जिसमें इसके क्या दिए गए हैं? कार्य दिए। देखो, इसके दो भाग आपको बनाने हैं, एक ऑडिटिंग और एक यानी कंट्रोलिंग। ये दो भाग इसके आपको बनाने हैं और दोनों के स्वरूप आपको तय करने हैं। तो कौन कौन से भाग आप यहाँ इसके बनाएंगे? पहला भाग जो आप इसके बनाएंगे, अकाउंटिंग, लेखांकन।
अकाउंटिंग, लेखांकन, ऑडिटिंग, लेखा राजस्व। तो दो हो गए। इसके बाद एक अकाउंटिंग हो गया और एक यानी हो गया ऑडिटिंग। ये दो भाग इसके हो गए, एक लेखा परीक्षण के रूप में हो गया और एक लेखांकन के रूप में हो गया। इसको आप लेखा राजस्व परीक्षण कहेंगे। ये परीक्षण होगा, दोनों का काम देखिए। अगर बात अकाउंटिंग की करें, जो पैसा आपने दिया उसका वे किस मद के रूप में होगा या खर्चा किस तरीके से होगा, ये दोनों होगा। अकाउंटिंग का मतलब है जो पैसा स्वीकृत हुआ है, स्वीकृत वह वे होगा उसका लेखा जोखा है। यानी अकाउंटिंग, लेखांकन, जो पैसा स्वीकृत किया भारत की संसद ने और जो पैसा व्यय होगा उसका लेखा जोखा रखने का काम होता है। उसको आप क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। उसको आप क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कहेंगे। जो पैसा व्यय हो रहा है उसमें क्या होगा? जो पैसा या मद व्यय होगा उसमें मितव्ययता का ध्यान रखा गया या नहीं, मितव्ययता का ध्यान रखा गया या नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, भ्रष्टाचार तो नहीं है, उद्देश्य निहित उद्देश्यों की जांच, व्यवस्थाओं की जांच, ये सारी काम किसके द्वारा किया जाता है? ऑडिटिंग के द्वारा। जो पैसा स्वीकृत हुआ वो व्यय होगा, उसका लेखा जोखा, सिर्फ रिकॉर्ड आपके पास और सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाएगा तो वो रिकॉर्ड तो आपका होगा, वो तो अकाउंटिंग होगा। लेकिन जो पैसा स्वीकृत हुआ, जो मद व्यय होगा, उसमें मितव्ययता का ध्यान रखा गया, भ्रष्टाचार तो नहीं है उसमें, उद्देश्यों की जांच या उसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उस मद का वे किस रूप में हो रहा है उसका परीक्षण करना भी इसी का काम है। तो ऑडिटिंग और यानी कि दूसरा कार्य कौन सा है? अकाउंटिंग। ये दोनों कार्य भारत के संविधान के आर्टिकल 149 के तहत भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो कर सकता है। सन 1950 से 1976 तक दोनों एक ही व्यक्ति काम करता। 1976 तक दोनों कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते थे, व्यक्ति द्वारा किए जाते थे। यानी 1950 से लेकर 1976 तक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का कार्य जो है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। लेकिन 1976 के बाद इसमें अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया और ऑडिटिंग को अलग कर दिया गया। 1976 में अकाउंटिंग में ऑडिटिंग को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? उसको अलग अलग कर दिया गया था। अकाउंटिंग को अलग कर दिया और ऑडिटिंग को अलग कर दिया। लेकिन राज्य सरकारों ने इनको एक रखा। जब ये बात राज्य सरकारों के पास गई तो राज्य सरकारों ने कहा कि हम अतिरिक्त पद नहीं बनाना चाहते क्योंकि इसका व्यय राज्य सरकारों के पास ज्यादा होगा और हमें जो पैसा दिया जाता है वो तो केंद्र सरकार देती है, इसलिए हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को अलग अलग रूप से निर्मित करें। इसलिए राज्यों में 1976 के बाद भी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों कार्य एक ही व्यक्ति करता है। लेकिन 1976 के बाद केंद्र सरकार ने ऑडिटिंग, लेखांकन का काम, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के कार्य को क्या कर दिया था? अलग अलग रूप से इनको संबित कर दिया गया था या अलग अलग रूप से इनको रखा गया था। अनुच्छेद 150 में लेखा प्रारूप सीएजी बनाता है, जो राष्ट्रपति के परामर्श से इसका प्रारूप तैयार किया जाता है। तो अनुच्छेद 149 के बाद अनुच्छेद 150 सीएजी द्वारा
जो लेखा प्रारूप जो इसका है वो तैयार किया जाता है। तो लेखा प्रारूप तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है। लेकिन लेखा प्रारूप तैयार करने से पहले वो किससे परामर्श लेता है? वो राष्ट्रपति से परामर्श लेता है, सुझाव पर करता है, राष्ट्रपति के सुझाव के ऊपर करता है, राष्ट्रपति के सुझाव पर उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 151 48 जो लास्ट आर्टिकल है 151 के रूप में जो इनके द्वारा किया जाता है। सीओजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उसे कहाँ रखेगा? संसद में। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसे कहाँ प्रस्तुत करेगा? संसद में प्रस्तुत करेगा। वो तो किसको देगा? अनुच्छेद 151 सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति संसद में रखेगा। पहला 149 में राजस्व प्रारूप तैयार करेगा। 150 सीएजी द्वारा लेखा प्रारूप जो 149 में उसके कार्य दोनों रूप अलग अलग है। 50 में लेखा प्रारूप तैयार करेगा राष्ट्रपति के सुझाव पर और 51 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप देगा और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट जो है वो किसको सौंप देगा? संसद को सौंप दी जाएगी। यानी सीएजी की रिपोर्ट की जांच के लिए, सीएजी की जांच के लिए संसद में एक समिति बनाई गई। संसद में एक समिति बनाई गई और वो समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। इसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति है, इसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है। वर्तमान अध्यक्ष 5 मई 2020 से चौधरी अधीर रंजन है। चौधरी अधीर रंजन जो कांग्रेस के हैं वो चौधरी अधीर रंजन इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं या अध्यक्ष के रूप में कार्य होते हैं। इन दोनों के आपस में अच्छे मित्रवत व्यवहार होते हैं। दोनों के आपस में मित्रवत व्यवहार होता है। इसलिए दार्शनिक मार्गदर्शक व मित्र के रूप में कार्य करता है। तो सीएजी की रिपोर्ट की जांच के लिए लोकलेखा समिति है। लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य, अध्यक्ष विपक्ष का होता है। वर्तमान अध्यक्ष 5 मई 2020 चौधरी अधीर रंजन चौधरी है। दार्शनिक मार्गदर्शक और मित्र के रूप में यह कार्य किया जाता है। फिर जो ऑडिटिंग का कार्य है वो तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करता है। लेकिन 1976 में अकाउंटिंग वाले कार्य को अलग कर दिया गया था, जिसको सीजीए कंट्रोल जनरल अकॉर्डिंग नाम दिया गया था। यानी कंट्रोल जनरल अकाउंटिंग यानी सीजीए नाम इसका रखा गया। पहले सीएजी था, अब इसका दूसरा नाम जो इसका डिवीजन किया गया उसके अंतर्गत कंट्रोल जनरल अकाउंटिंग के नाम से रखा गया था। इस सीजीए का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के विभाग, किसका विभाग है? वित्त मंत्रालय का विभाग है।
और वे विभाग है उसके द्वारा किया गया था विभाग, वे विभाग के अधीन सीजीए का गठन किया गया था। 1976 में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से सीजीए को अलग किया गया। कंट्रोल जनरल अकाउंटिंग वित्त मंत्रालय के विभाग द्वारा वित्त के अधीन सीजीए का क्या किया गया था, गठन किया गया था, या वे विभाग जो है उसके द्वारा इसके गठन की प्रक्रिया की गई थी। पहले अगर एक बात की जाए तो भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे और वर्तमान राजीव महर्षि 1978 के राजस्थान कैडर के आईएएस है। राजस्थान कैडर के आईएएस है। राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे, ये वित्त सचिव भी रहे हैं भारत सरकार में, के वित्त सचिव भी हैं